कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। हम अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम की 15वीं इकाई ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, गति में परिवर्तन के कारण, आकार आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की हो सकती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरी गतिज ऊर्जा होती है। और इसके बाद हमने ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में पढ़ा कि कैसे ऊर्जा का रूप बदलता रहता है, एक तरह की ऊर्जा दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में, अनेक तरह की ऊर्जा जो है वह हम इसके उदाहरण पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है। ऊर्जा का ह्रास क्या है, यह टॉपिक हमारी इकाई का तीसरा टॉपिक है। हम इसको देखेंगे। जब किसी प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का जो कुछ भाग है रूप बदल जाना, उसका रूप बदल जाता है, जिसका उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उस समय पर ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। मतलब ऊर्जा के परिवर्तन के समय कुछ ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा, जब हीटर गर्म होता है तो कुछ ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में व्यर्थ हो जाती है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं या उसका उस स्थान पर कोई उपयोग नहीं होता है, तो वह एक तरह से ऊर्जा का ह्रास माना जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब तक हो जाती हैं। जैसे कोई मशीन चल रही तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, लेकिन उसी समय उस यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होने के समय कुछ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे मशीनों से शोर उत्पन्न होता है। तो उस शोर का कोई उपयोग नहीं है, ना तो उस मशीन के गर्म होने का ऊष्मीय ऊर्जा का कोई उपयोग होता है उस स्थान पर। तो यह जो नुकसान है ऊर्जा का, इसे हम ऊर्जा का ह्रास कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा होती है वह पूरी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, परंतु उसका कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी बदल जाती है, जिसका कोई उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में नहीं होता है। अब इसके कारण और निवारण के बारे में हम जान लें कि कैसे हम इस ऊर्जा के ह्रास को रोक सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में जो ह्रास होता है उसका कारण होता है घर्षण। जो घर्षण उत्पन्न होता है कार्य करते समय, उसके कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। तो मशीनों में ऊर्जा के ह्रास के द्वारा जो होने वाली खराबियां हैं उनसे बचाव हेतु मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक या ग्रीस इत्यादि का उपयोग करते रहना चाहिए। बराबर तेल और ग्रीस का उपयोग हमें करते रहना चाहिए, जिससे घर्षण जो है वह कम से कम हो और यांत्रिक ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। विद्युत ऊर्जा का ह्रास का कारण जो है युक्त की दक्षता होती है। जो साधन जिससे वह ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उस उपकरण की दक्षता जो है उस पर निर्भर करता है कि विद्युत ऊर्जा का कितना ह्रास होगा। जैसे एलईडी बल्ब की दक्षता वह ट्यूबलाइट से अधिक होती है। एलईडी बल्ब की जो दक्षता है वह ट्यूबलाइट से अधिक होती है। इसका मतलब कि एलईडी बल्ब में कम ऊर्जा का ह्रास होता है, जबकि ट्यूबलाइट में अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। और ट्यूबलाइट की दक्षता जो दीप्त बल्ब होते हैं, पीले वाले बल्ब, उनसे अधिक होती है। मतलब पीला वाला जो बल्ब है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा उसका ह्रास होता है, उसकी अपेक्षा ट्यूबलाइट में इसका ह्रास कम होता है। तो प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के ह्रास का कारण जो है वह संचरित माध्यम द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के ह्रास का जो कारण होता है
वह जिस माध्यम से ऊर्जा संचरित हो रही है और उस माध्यम में ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा होता है। ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनावशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश प्रकीर्णन जो है वह न्यूनतम होना चाहिए, इससे प्रकाश ऊर्जा का कम से कम ह्रास होगा। और ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु हमें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। किस तरह प्रोत्साहन हम दे सकते हैं? जल, वायु, बायोमास और सौर ऊर्जा यह पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो हमें बार बार प्राप्त होते रहते हैं, यह खत्म होने वाले नहीं हैं। तो प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर अपने आप होती रहती है, अतः इन्हें बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं। इनके प्रयोग से जो प्रदूषण है वह बहुत कम होता है। और वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह समाप्त होते जा रहे हैं लगातार। तो यह ईंधन पृथ्वी की भूमिगत संपदा हैं जो हम बता रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, यह सभी ईंधन जो है पृथ्वी की भूमिगत संपदा हैं। इनका एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। यह करोड़ों वर्षों की रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। करोड़ों वर्षों तक रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं तो इनका निर्माण होता है। और इन स्रोतों के जो भंडार हैं वह भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। तो इनका विवेकपूर्ण उपयोग होने पर, अगर विवेकपूर्ण उपयोग होगा तभी यह कुछ समय तक हमें उपलब्ध रहेंगे। अगर विवेकपूर्ण उपयोग हम नहीं करेंगे तो यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो सकता है। इस संकट से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का व्यय किया जाना चाहिए। जब आवश्यकता ना हो तो हमें ऊर्जा का व्यय नहीं करना चाहिए, जिससे इन स्रोतों की जो खपत है वह कम से कम हो। तो क्या कार्य कर सकते हैं इसके लिए हम? पहली चीज़, विद्युत ऊर्जा का उपयोग हमें आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। सजावट में विद्युत का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा झालर और बल्ब हम उपयोग करते हैं उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम ऊर्जा खर्च करने वाले एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। साइकिल का उपयोग करना चाहिए या पैदल चले जाना चाहिए। सूर्य ऊर्जा का अनवरत स्रोत है, अतः हमें ऐसी युक्तियां विकसित करनी चाहिए जिनसे सौर ऊर्जा जो है उसका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकें। तो यह युक्तियां अपनाकर हम अपनी ऊर्जा के ह्रास को, ऊर्जा के संरक्षण को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो यह इकाई समाप्त हो गई। इस इकाई में हमने क्या क्या सीखा, इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए। पहली चीज़, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थिति, आकृति और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। किसी भी वस्तु में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। यह हमने कई उदाहरणों में पढ़ा है। इस इकाई में ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ना हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। जिस ऊर्जा का, उसे हम कहते हैं ऊर्जा का ह्रास हो गया। तो यह सारी चीज़ें हमने इस इकाई में पढ़ी हैं। यह इकाई इसी के साथ पूरी होती है। इस पूरी इकाई से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी बिंदु ऐसा है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप फ़ोन करके, कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर लें। बाकी अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे और आपसे मिलेंगे अगली इकाई 16 के लेक्चर के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें
और लगातार जो है अध्ययन करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।